दिया गया, वो अंदर से मिले दुनिया के सारे कुओं से गिरती चली गई, फिर दूसरी तरफ से किसी और वक्त और किसी और जगह में निकाल ली गई। लेकिन एक अजनबी से हम कलाम होने की पादाश में वो दोबारा कुएं में फेंक दी जाएगी। कोता अंदेश और तंग नजरी के कुएं इसी तरह जमीलाओं को बिगड़ते जाएंगे, कोई सा वक्त हो या कोई सी जगह। मंशा की बात हो तो उसके नॉवल टामा टामा तारा का जिक्र तो आएगा ही। मैं इस किताब की फैन हूँ और इस किताब को हकीकत निगारी का एक मास्टरपीस समझती हूँ। इस नॉवल के किरदार इस कदर अलाइव एंड किकिंग और ये कस्बा या गांव इस कदर जीता जाता है कि हकीकतन मोटरवे पर लाहौर जाते हुए जब मुझे रास्ते में एक गांव की मस्जिद के मीनार, छोटे छोटे घर, दरख्त और लहराते खेत नजर आए तो गुमान हुआ कि यही टामा टामा तारा वाला गांव है। मंशा के ये रस्टिक किरदार हर मुमकिन इंसानी जज्बे और हर आफाकी सच्चाई की नुमाइंदगी करते हैं। मंशा की अबहाम से पाक डिक्शन और शायराना असलूब का चलते चलते जिक्र हो जाना चाहिए। मुझे उसकी तहरीर में शायरी झलकती ही नहीं बल्कि उमड़ उमड़ कर आती महसूस होती है। जगह जगह शायराना इस्तारों का इस्तेमाल हुआ है, खासकर रोशनी और चढ़ते हुए सूरज के हवाले से। तलू होते हुए सूरज की किरणें ओढ़े एक हसीन लड़की की आमद का नक्शा कोई शायद क्या खींचेगा। अफसाना है तेरी रात का फसाना, उससे एक सवाल सुनिए। एक तो उसका रंग चंदन, ऊपर से ताजा दम सूरज की गुलाब पाशियां, सुनहरी धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका पूरा वजूद जगमगा रहा था और बदन और लिबास के मोती लिशक रहे थे। सीना उतरते हल्का सा झटका लगता और उसके मुंतशिर बाल आंखों को ढांप लेते तो देखने वालों के दिल उछल कर हलक में आ जाते कि कहीं बालों के धुंधलके में उसका पांव रपट न जाए। मगर वो दूसरे ही लम्हे अपनी कूंज गर्दन को ऐसा खम देती कि सारा धुंधलका पल भर में छट जाता और देखने वालों की जान में जान आती। कम से कम ये पढ़ने के बाद तो लड़कियों को मंशा से शर्माना चाहिए। आखिर में एक बार फिर मंशा का शुक्रिया अदा करूंगी कि वही तो है जिसने अफसाना निगारों को मिल बैठने के मौके फराहम किए, वरना ये तो ऐसे बिखरे बिखरे और आपस में कटे हुए लोग हैं कि इन वक्त मारों की तो ग्रोहबंदियां तक नहीं और बंदियां तो बिल्कुल ही नहीं। इस अफसोसनाक सूरत के हाल पर गौर किया तो पता चला कि ये तो शायर ही हैं जिनके ग्रोह भी हैं और बंदियां भी। शुक्रिया। मंशा हमारे लिए आपकी सादा मंजिल ही काफी है। आगाज में उन्होंने एक शेर यूं पढ़ा था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे उसको बनाया गया है अफसाने के लिए। तो दूसरा मिसरा जिस तरह से पढ़ा गया, मैं महफिल में मौजूद शायरों से इल्तमास करूंगा कि देर में रखें कि ये अफसाना निगार ने पढ़ा। ख़वातीन और हज़रात, गुजरावाला से मंशा साहब की मोहब्बत में हमारी दरखास्त में तशरीफ लाए हैं जनाब असलम सिराजुद्दीन साहब, समर सामर इनाम याफ्ता अफसाना निगार हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब असलम सिराजुद्दीन साहब। इंतजार साहब के साथ और बाद जो अफसाना निगार हमारे हैं, उसकी कहानी हमारा दिल मुट्ठी में ले लेती है और जब ये मुट्ठी खुलती है तो दिल अफसानियत के खास तहज़्युब में डूब कर मुसर्रत व गम के बेशुकम का हिसाब करने लगता है और इस बात का हिसाब कि कहानी सुनकर कितने मुसाफिर रास्ता भूले और कितनों पर नई राहें खुली। हमारे अहद का बड़ा वाक़या का वाक़ियत से तही होकर बेवकत, इवेंट्स का अनइवेंटफुल होकर बेतौकीफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई हुनरवर किसी गिरे पड़े वाक़या को उठाकर वक़ी कर दे तो फिर तमाम असली वाक़यात का जौहर यानी रूबे असल ऐसे अफसाना निगार को अपने जिलों में ले लेती है। आज शाम हम सब एक ऐसे ही हुनरवर के गिर्द जमा हैं। खुदाया कैसा कैसा वाक़या वक़ूफ़ हो चुका है। आइए सरसरी तौर पर देखते चलें कि क्या क्या और कैसा कैसा वाक़या वक़ूफ़ होकर सरसरी हो चुका है और इस बात पर आप ब्लैक कॉमेडी के किसी किरदार से मुस्तार लेकर अलमनाक काली हंसी हंस सकते हैं
کہ ہولناک سے ہولناکی جب گزر جاتی ہے تو سرزی ہو جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسان لقمہ اجل ہوئے، ان گنت اسٹالن کی کلیکٹیو فارمنگ میں کھیل رہے، کتنے ویتنام میں سرفراز ہوئے، لاکھوں نے کمبوڈیا میں زمین چاٹی، پھر قدرتی آفات، آئے دن زلازل کا لمبے لمبے ڈگ بھرتے آنا، کچھ بریک قدموں سے سونامیوں کا سیر کے لیے ساحلوں پر آنا اور واپسی پر تفریحاً ساحلی شہروں کو ساتھ لے جانا، پھر آفتوں کی آفت خود انسان۔ کبھی انسان جنت کے خواب دیکھتا تھا، آج وہ جہنم کے خواب دیکھتا ہے۔ جنت کے خواب کی تعبیر وہ پا نہ سکا، مگر کئی ایک طبقات جہنم کی تعبیر میں وہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر گوانتانامو بے کا خیال دانتے کی متخیلہ کو سوچ سکتا تو ڈیوائن کامیڈی میں جہنم کا بیان تفصیل مختلف ہوتا۔ پھر ابو غریب جیل، جہاں نگران عورت زنجیروں میں جکڑے قیدی پر خون خوار سوتا چھوڑ دیتی ہے اور اسے کم سنسنی کے جان کر ٹکڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی مقید شہوت کا تماشا کر سکے۔ تماشا نہیں ہوتا تو وہ اسے سگریٹ سے ڈالتے ہوئے برف پر تماشائی اور تماشا گر ہو جاتا ہے۔ غزہ میں ایک جرنلسٹ پیس ایکٹیوسٹ ایک کم سے مگر مصمم مدافعت میں سیمونی بلڈوزر کے سامنے تن کھڑی ہوتی ہے، پوری طرح یہ جانتے ہوئے کہ بلڈوزروں کی آخری ساخت میں اس بات کا یقینی اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اصولی طور پر امن، حسن اور کم سینی سے وابستہ ہر سرگرمی سے ناواقف ہے۔ چند تسمیات قبول کرتے ہوئے کہا جانا چاہیے کہ کسی بڑے واقعہ کا ہمہ جہتی بیان ادبی ناممکنات میں سے ہے۔ آشوٹز پر غیر سیمونی نقطہ نظر سے، یعنی ایسے نقطہ نظر سے جو کمیونسٹوں اور خانہ بدوشوں کو بھی انسانوں میں شمار کرتا ہو، کوئی بڑا ادبی کارنامہ وجود میں نہیں آتا۔ کیا اپنی تمام تر قابل کلامی کے باوجود می انیس واقعہ کربلا کو بیان کر پائے؟ اس عاجز کی رائے ہے کہ نہیں۔ انہوں نے گھوڑا، تلوار اور گرمی صحرا کی شدت کو غیر پانی شیری غالب عطا کیا، مگر اصل واقعہ کو بیان نہیں کر پائے۔ مگر اس سے ان کی حیرت انگیز شیری استعداد پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نواسۂ رسول کا ذبح کیا جانا کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے واقعہ کربلا آپ اپنا مصنف، آپ ہی اپنا قاری اور آپ ہی اپنا سامع۔ یہی حال ہیروشیما کا ہے۔ اس موضوع پر قاسمی صاحب کے کلاسک افسانے کے باوجود ہیروشیما اپنا شیکسپیئر آپ ہے۔ اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ، گڈریا، ٹنڈا گوشت، کھولدو اور پرمیشور سنگھ کو ملا کر اگر ایک ہی میتا مصنف لکھتا تو شاید 1947 کے بے رحم موسم گرما کی ہولناکی کا شمع بھر ادراک ہو سکتا۔ یوں افسانہ لکھنے والے کے پاس لے دے کے روزمرہ کے چھوٹے موٹے واقعات بچتے ہیں، انہیں انہی کی بنیاد پر غیر معمولی افسانہ لکھنے کی حسرت کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ یہاں یہ کہا جانا بھی ضروری ہے کہ انسان خاص طور پر لکھنے والا واقعہ کا پابند، یعنی جس طرح کسی بڑے واقعہ کا ادبی بیان ناممکنات میں سے ہے، اسی طرح جھوٹی کہانی لکھا جانا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ صرف قادر مطلق جھوٹی کہانی لکھنے پر قادر ہے، مگر یہاں بھی یہ گڑبڑ ہے کہ جب وہ اسے لکھ دیتا ہے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ آج جبکہ ہر امکانی واقعہ اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ غیر افسانوی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے سننے، پڑھنے اور لکھنے والوں پر آشکار ہے، اگر کوئی کسی واقعہ کو بنیاد بنا کر افسانہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دلاور ہے، اور اگر لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ شجاع اور سورما ہے، اور اگر جو افسانہ اس نے لکھا ہے اسی طرح قابل ذکر ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب مل کر اسے دیکھنے چاہیے، مگر زیادہ بہتر ہوگا کہ اسے یہیں بلائیں، شام بھر کے لیے شام ملاقات میں۔ آج کی گہری ہوتی شام کیوں اپنا سب کچھ منشا یاد کر لٹانے پر تلی ہے؟ کیوں ہم سب دور دور سے اسے دیکھنے، اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر ایک گرم جوش معانقہ کرنے آئے ہیں؟ کیوں ہمارے لفظ ہمارے کاغذوں پر جھوٹ کر اس پر گل پاش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری زندگی، چھوٹے چھوٹے ادنا سلسلہ واقعات میں پابند سلاسل زندگی کو گہری معنویت سے اور افسانویت سے بھر دیا ہے۔ کوئی واقعہ چھوٹا اور معمولی ہونا جس کا شناختی کارڈ ہے، جو گلی گلیاروں، کچروں کٹروں میں دہرائے جانے اور کھلے مین ہول
और उबलते घटनों के गिरदोपेश में अपने इरादे से अधमुआ हो चुका हो, मंशा यार उसे उसके अधमुएपन समेत उठाता है और हमें एक तवाना गैर मामूली अफसाने की सूरत लौटा देता है। शायद यही है आज हमारे उस पर गुलतबाशी करने इस चांस का जवाब। अगर आप मंशा यार को इतने अरसे से जानते हैं जितना कि मैं, और उसकी अफसानवी दुनिया से अपने रब्त पर भी आपने बर्फ नहीं करने दी, तो आप महसूस करेंगे कि वाक़या के मतन के बतन से गुजर कर वो इसके हाशिया तक पहुँच जाता है और फिर फुट नोट्स में उतर जाता है। और अगर मेरी तरह आप भी फिक्शन के तालिब इल्म हैं तो आप मानेंगे कि ऐसा करना नामसाद हालात में उस बैन के सफ़र ऐसा है। मंशा याद को आप वाक़या का आरिफ कह सकते हैं, जो वाक़या की तज़किर और तानीस तक दरियाफ्त कर चुका है। वाक़या से निपटने का एक तरीका बराए वाक़या जाने का भी है, यानी लिखने वाला वाक़या से बाहर चला जाए, उसके अवाक़ब वो जवानब घूम कर कुछ लच्छे असातीर थे, कुछ हिस्से फोक और फेरी टेल्स या फेबल्स के अपने कलम के साथ लगा लाए। लिखने वाला इसे वाक़या को डीफेमिलियराइज करना कहेगा, यानी वाक़या का हुलिया बिगाड़ना। बिलाशुबा ये भी एक तरीका है किस्सा कहानी कहने का, और बड़े बड़े शाहकार इस तरीके से वजूद में आए हैं, मगर मंशा याद का ये तरीका नहीं है। मुझे शक गुजरता है कि वो इसे हिकारत से देखता है। वो कभी बुराए वाक़या नहीं जाता, मगर इसके बावजूद उसने शाहकार तकलीफ की है। अपनी इस तर्ज़ अफसाना निगारी में वो गैर फ़ानी अफसाना निगार अहमद अदीम कासमी साहिब से करीब है। आखिर वाक़या से करता क्या है हमारा ये प्यारा मंशा याद? वो इसका कुछ हिस्सा अपनी हड्डियों के गुर्दे में रख लेता है, कुछ रीढ़ के उस मोहरे के आसपास जो ढलक जाए तो दिमाग का बाकी बदन से रब्त छूट जाता है। खून के सुर्खों सफ़ेद जर्रों को भी वो इस वाक़या का शरीक राज कर लेता है, मगर वाक़या का मोतद हिस्सा वो अपने ज़मीर में रखता है। वाक़या की कारगाह है मंशा का बदन, रूह और ज़मीर, और जान गुसिल है उसका तख्लीकी अमल। मगर वो क्या तकसीब है और क्या कीमिया जो इसकी तख्लीकात में रवां है और जिसके ज़ेर असर बार बार जान से गुजर कर वो जानवर है। ये है उसका शख्सी और फनी आहंग। आहंग को किसने देखा है? आप में से किसी ने देखा हो तो देखा हो, मैंने नहीं देखा। अलबत्ता मेरी तरह अगर आप भी बारहा उसकी मौसीकाई मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं तो आप ज़रूर कहेंगे कि मंशा याद आहंग को देखता ही नहीं, वो इसे जीता और लिखता भी है। उसका उठना बैठना, पसंद नापसंद, अहले खाना, अजीज़ो अकारब और यार दोस्तों से रब्तो ज़ब्त सब मौसीकाई है। एक तान टूटती है, एक जुमला लिखा जाता है, यकायक स्क्रीन स्याह हो गई। एक कौम के वक्त में क्या है? मेरा ख्याल है कुछ हुआ है और कोई गायक अपने ख्याल में रुतबा कह रहा है कि बेगानगी और बेचार की चहार से फैल जाए तो क्या हो सकता है? कब तक ऐसा होता रहेगा? तान पलट कर पूछती है, क्या तीर की पलट जाएगी? वाकई ये कौन गायक है जिसकी घुमा के गिर्द मंशा के लोगों के गम लिखते हैं? उसने जिंदगी में कई बार रात को सुबह आम लीग को जमहूरियत और जुल्मन को रोशनी में तब्दील होते देखा, और ये ताल पड़ी है कि कीर्ति पर रोशनी की खराश किसी रोशन ज़मीर ने महबस की स्याह दीवार को नाखून से खींचा है शायद। मगर ये क्या ताल है? मगर ये क्या ताल है? जब ताल कहरबा के जतर ताल, कभी 10 कभी 8 और कभी 15 मात्रों में ये किसी किरदार का दिल धड़का है कि खुद मंशा